कि आप जेई और नीट के जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं उससे आप परेशान हैं, तो उसका सोल्यूशन यहां पे है। जेई और नीट के प्रिपरेशन में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सिलेबस समझना। अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो फिर 100% स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, एक तरह से नामुमकिन है, राइट। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि नीट वालों का तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेकिन जेई वालों में कुछ प्रॉब्लम है कि एडवांस के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स है लेकिन वो जेई मेन के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जेई मेन के प्रिपरेशन के लिए आपको जेई मेन के सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। अभी कोई एडवांस के टॉपिक वाला को नहीं पढ़ो, उस टॉपिक को नहीं करो, उसको अभी साइड रखो। पहले जो पढ़े हो पढ़ लिए हो। अब जो हमारे पास जो मतलब आपका 30 डेज जो समय है, इसमें आपको 30 डेज से भी कम है। अब वो जो समय है, इस समय में केवल आप जेई मेन के सिलेबस फोकस करो तो आपको 100% पक्का आ जाएगा। वैसे भी अपने यूट्यूब चैनल पे जेई मेन का जितने भी चैप्टर्स हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करवाना शुरू करवा दिया हूं और रेगुलर फॉलो करें मेरे चैनल को। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस 20 डेज के अंदर। लेकिन सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। सिलेबस ऑफ जेई एंड नीट केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सिलेबस जो हमारा एक फिजिकल सेक्शन है, दूसरा इनऑर्गेनिक सेक्शन है और तीसरा ऑर्गेनिक सेक्शन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे इनऑर्गेनिक सेक्शन में है और फिजिकल सेक्शन में है। ऑर्गेनिक में कंफ्यूजन है कि ऑर्गेनिक में कोई भी टॉपिक उस तरह से हटा नहीं है, जो एडवांस में वो नीट में भी है। मींस सिलेबस पहले जैसा था उसी तरह का है। एक चैप्टर पॉलीमर हटा है, बाद बाकी सब कुछ एज इट इज है। फिजिकल में तो पहले फिजिकल समझते हैं। फिजिकल में सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में लिखा रहता है सेम तरह से है। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वाकई सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो सब कंप्लीट। हाँ, उसमें थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा लेकिन टॉपिक वही है। मींस जो हम लोग जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें मोल, इंपिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन, मींस सब कुछ, तो वो सब सेक्शन यहां पे है हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर है और ये 7th चैप्टर है जहां पे रेडॉक्स आप देख रहे हो, ये दोनों चैप्टर मिक्स होकर के एग्जाम में आता है क्योंकि रेडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत सारा आता है, तब जाकर के हमारा कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। लेकिन बहुत अफ्रेड नहीं होना है। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है वही टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, तो उसी को अच्छे से पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, मींस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, मींस जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, मुलिका नॉल्ड्रप एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो सब को स्क्रैप कर दिया है, मींस सबको हटा दिया है सिलेबस से। मींस वेव कॉन्सेप्ट जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है डी ब्रोगली थ्योरी, उसके बाद वाला सेक्शन हमें पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो सेक्शन जो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से हटाया है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या मुलिका नॉल्ड्रप एक्सपेरिमेंट जो उसी का पार्ट होता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, बोर मॉडल भी, वो सब फिजिक्स में पढ़ना है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। चूंकि फिजिक्स में पढ़ना है तो केमिस्ट्री भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और फिजिक्स में तो पूछना ही पूछना है, मॉडर्न फिजिक्स में पूछेगा ही। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो। लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में वह वेव कॉन्सेप्ट से आएगा। मींस वेव फंक्शन जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो आप और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ओ जो हमारा डी ब्रोगली थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट है, क्वांटम नंबर्स है, वो सब सेक्शन ज्यादा क्वेश्चन आएगा। मैं अपने जितने भी टॉपिक्स है सब पे वन शॉट, मींस 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा चैप्टर का कंप्लीट कॉन्साइज है। कुछ चैप्टर को मैं बना भी दिया हूं जो मेरे यूट्यूब पे लोड है, और कुछ जो बचा हुआ है सब मैं बनाऊंगा। और ये पूरा वीडियो अगर जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो कंप्लीट आपको पता चल जाएगा सिलेबस के साथ कैसे आपको पढ़ना है, और अभी कम समय में 20 डेज में आप किस तरह से रिवाइज कर लोगे अपने पूरे सिलेबस को मैं बता रहा हूं। जो जेई मेन कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, नीट वाले के लिए भी बहुत बूस्टअप है। 20 डेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब केमिकल बॉन्डिंग पे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग सिंगल ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसमें कोई कर्टेल नहीं किया गया है, मींस कोई पार्ट इसका छोड़ा नहीं गया है, मींस कंप्लीट ये चैप्टर प्रेजेंट है।
इसलिए केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और खास करके केमिकल बॉन्डिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर मींस इसमें जो ए मोटी हमारा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वैलेंस वेस्पर थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह दोनों थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट होता है हमारा वेस्पर थ्योरी। तो इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आएगा और हर साल आता है। 25 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में पूछता है, हर सब्जेक्ट में पूछता है, तो एक क्वेश्चन इससे श्योर रहता है। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को स्किप नहीं कर सकते, और अच्छे से समझो कि इसमें नेगेटिव ना हो, 4 का 4 मार्क्स आपको मिल जाए कम से कम। कभी कभी इससे 2-3 क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमारा पीटी से, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर के केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होकर के फिर क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी 2-3-4 क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम्स में। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यह केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करे कोई बच्चा, 2-1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में वो फिक्स है, एक तो श्योर है, 2 भी रहता है कई बार। और फिजिक्स का क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन मींस 4 क्वेश्चन कर सकता है कई बार, वो मींस वो 16 मार्क्स जेईई में ला सकता है। और आप समझते हो जेईई और नीट में 16 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस है। नीट में तो और भी ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन ज्यादा रहता है, 45 रहता है, बट जेईई में तो 25 रहता है, तो एक ही क्वेश्चन आता है जनरली। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस सेक्शन में से बहुत सारी चीज हटा दिया गया है, जैसे कार्नट इंजन पढ़ाते थे वो सब हटा दिया गया है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसको रिमूव कर दिया गया है, और जितना भी कैलोरीमेट्री का बहुत सारा सेक्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। मींस इससे बहुत सारा चीज रिमूव कर दिया गया है हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें से इसलिए यह पहले से बहुत इजियर हो गया है, और जो मैं अपने वीडियो में जितना सिलेबस में है उसको डिस्कस करूंगा, और आप उसी को फॉलो करो, आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए और अच्छा मार्क्स लाने के लिए सिलेबस को अच्छे से समझ करके जो दिया हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा रहता है उससे क्वेश्चन आने का चांसेस 99% से ज्यादा रहता है। जो कुछ सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है उससे बाय मिस्टेक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है या कनेक्ट होकर आ जाता है, तो उसको नहीं, पहले आप जिस सिलेबस है उस पर 100% कमांड करो, फिर आप एक्स्ट्रा के बारे में सोचना। अगर आप चाहते हो एग्जाम में बेस्ट करना, तो जिस भी लेवल के आप हो 100% करने के लिए, तो आपको सिलेबस को एकदम इफेक्टिवली प्रॉपर्ली करना होगा। अब अगला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें भी कुछ हटाया नहीं गया है सॉल्यूशन चैप्टर में, लेकिन इस सॉल्यूशन में हमारा मेन फोकस जो रहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे रहता है, और रॉल्स लॉ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। वेंटा फैक्टर भी इस सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे क्वेश्चन रहना फिक्स है। वेंटा फैक्टर वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमारे सॉल्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है। मींस जो टॉपिक मोर देन 1 चैप्टर को कनेक्ट करता है उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने का 99% चांसेस रहता है, क्योंकि उससे बच्चे के कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो जाता है, और वैसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को जानते नहीं रहते, उसको कनेक्ट कैसे करना नहीं आपको पता रहता है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, अफ्रेड हो जाते हो, और फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ देते हो, या आपका अटेम्प्ट जो होता है एबॉर्टिव हो जाता है, और फिर आपको -1 मिल जाता है। तो ये सब नहीं करना है। मैं अपने जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस चीज को कनेक्ट करूंगा कि कोई मोर देन 1 चैप्टर मींस इंटर चैप्टर क्वेश्चन जो होगा उसको मैं फोकस करूंगा। अब हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में 2 सेक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो बच्चों को उससे बन जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन होता है वो मोर देन 1 चैप्टर को कनेक्ट कर देता है, मींस इंटर चैप्टर क्वेश्चन होता है। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जो क्वेश्चन रहता है वो पीएच से भी कनेक्टेड रहा, पीएच टर्म आता है तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म भी आ जाता है, साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, टाइट्रेशन भी आ जाता है, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपको हर पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसमें सोल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सोल्युबिलिटी और डिसोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, उस पे क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, उस पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आते रहते हैं और आएगा ही। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
ये जेई नीट के सिलेबस में एक साथ दिया हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शंस में रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजेंट, रिड्यूसेंट, उसके इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन का जो 4 पार्ट है, KMnO4 टाइट्रेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ये चारों टाइट्रेशन पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है। आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, 2 तरह का टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे मेरे है। और इस चीज को अच्छे से आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक बार पढ़े हो, जानते हो, तो गारंटेड है क्वेश्चन आपसे बनेगा ही, क्योंकि इस सब क्वेश्चंस में ट्विस्ट नहीं होता है, फ्लैट क्वेश्चन रहता है टाइट्रेशन में। यदि आपको पढ़े हो तो बना दोगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा, इसलिए इसको फोकस करना, छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारी चीज हटा दिया है, लेकिन अभी भी हमारा कोरोजन वाला टॉपिक हटा दिया, लेकिन फ्यूल सेल बचा है, कमर्शियल सेल्स भी है, जो हमारा लीड स्टोरेज सेल इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इसको भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हटा दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसको हटा दिया है। ऐसे भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता था, अब उससे हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ते थे, तो उस टॉपिक को हटा दिया था। लेकिन जो टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारा आता है वो मोलर कंडक्टिविटी से आता है, और मोलर कंडक्टिविटी, कार्नोट लॉज, इस सब से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस करना है, इसका 1-2 क्वेश्चन हर साल रहता है एग्जाम में। इसके बाद हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, इसका मैं वीडियो बना दिया हूं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो जो एडवांस में कई सारा पूछता है क्वेश्चन, मीन सीक्वेंशियल के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का पार्ट होता है, वो सब हट रिमूव कर दिया है। मीन सिंपल, मीन्स ये हमें केमिकल काइनेटिक्स में जितना एनसीईआरटी में सिलेबस में है उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके ही कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, और वो सारी बातें मैं अपने वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो केमिकल काइनेटिक्स को आप सिंपल में पढ़ना है, बहुत जो एडवांस क्वेश्चन था जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंस बहुत रहता है, वो एडवांस एग्जाम में है, मेन नहीं है। तो सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है उसको हटा दिया गया, उस पर फोकस नहीं करना है, रेडियो एक्टिविटी कंप्लीटली हट गया है सिलेबस से हमारे, ओके। तो ये हमारा था फिजिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस बहुत सा रिमूव किया गया है, तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले पीटी, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इस पीटी में जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं सबका स्टडी करना है। मींस पीटी कैसे बना, पीटी किस प्रिंसिपल पे बना, पीटी का प्रिंसिपल क्या है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन से ग्रुप में कौन एलिमेंट है, कौन से पीरियड में कौन एलिमेंट है, उनका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हमारा पीटी होता है, वो पूरे एलिमेंटल केमिस्ट्री का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसको कवर अप कर देता है। इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है, और इस पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन जो हमारा जीके जीएस जैसा रहता है वो आता है। हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन है, लोएस्ट वाला कौन है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट वाला कौन है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, सेकंड पे फर्स्ट मेंबर जो हमारे ग्रुप का होता है उनका एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी क्यों होता है। मींस बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, और यहीं पे पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हमारा एनर्जी, जो हमारे एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो इसके वीडियो में 1 आवर के वीडियो में सारे पॉइंट मैं फटाफट डिस्कस कर दूंगा, और हमारे इसे ओवरऑल पीटी पे वीडियो मेरा बना हुआ है, लेकिन 1 आवर का मैं वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो इस पे बनाने वाला हूं, जिससे अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीटी को आप छोड़ नहीं सकते हो, और पीटी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पीटी से पक्का क्वेश्चन छूट जाएगा। इससे क्वेश्चन तो रहना फिक्स है, ईच ईयर में आता है। अच्छी बात यह है न्यूमेरिकल इसमें होता नहीं है, क्वेश्चन एक बार पढ़ा आंसर करो। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत बड़ा सेक्शन पहले था, लेकिन उसको हटा दिया है। पी ब्लॉक में केवल इंट्रोडक्टरी है, मींस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, फर्स्ट मेंबर के एनोमलस प्रॉपर्टी को पढ़ना है, और फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है, और उनके जितने भी रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन रिएक्शन हटा दिया है, यूजेज हटा दिया है। तो जब रिएक्शन हट गया तो केमिकल प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो इस पे भी हम पी ब्लॉक हमारा पीटी दोनों को कनेक्ट करके एक साथ पढ़ते हैं। इससे होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपका हो जाएगा।
डीएनए ब्लॉक जो हमारा है ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। डीएनए ब्लॉक में डी ब्लॉक जो हमारा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितना एनसीईआरटी में है वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंस है रखता है। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों एक साथ मिलकर के क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है। तो डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और दोनों को मिला दोगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। मींस यह 12 to 16 मार्क्स का सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, काफी कंसेप्चुअल होता है, इसलिए इस पार्ट पे फोकस करना जरूरी है। अब बचा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो हमारा है, ये ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन ये ब्लॉक एलिमेंट्स के अब हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस एटॉमिक रेडियाई, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस पे ही फोकस करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, किसके पास नहीं है, कौन किसका आयन कलर्ड होगा, किसका आयन कलर्ड नहीं होगा, मींस इस पे फोकस करता है। केमिकल रिएक्टिविटी को रिमूव कर दिया गया है, तो हम लोग को उसी फोकस करना है। ये ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं सबका नाम लगभग दिमाग में रहना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि नेम से पूछता है, सिंबल से पूछता है। तो मैं अपने वीडियो में इसको डिस्कस कर दिया हूं अच्छे से। इसके ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम याद रखने के लिए मैं निमोनिक्स भी बनाया हूं जिसको आप यूज करके याद रख सकते हो। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स में नेम याद रखना पड़ेगा, सिंबल याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर उनका याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, और ये मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सारे काम हो जाएंगे और आप इसमें 100% सिक्योर कर लोगे मार्क्स ए ब्लॉक का। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो आपका बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे सिलेबस से, इनऑर्गेनिक के सिलेबस से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स था उसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उससे कुछ कुछ पार्ट्स को डाल दिया गया है, बहुत स्मार्टली सिलेबस बनाया गया है। जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में सॉल्ट का जो एनालिसिस करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो यूज है उसको आपको पढ़ना है। जैसे मैं सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट, वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और भी इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट एनालिसिस में, और वो इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब मींस वो आएगा जैसे प्रूशियन ब्लू, इस तरह का और भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हमारे सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, तो वो आपके एग्जाम में आएगा, राइट। उस एकदम नेम दिया हुआ, नेम रखा हुआ है, तो जिस पॉइंट को इंडिकेट कर दिया कि ये पार्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, सिलेबस में है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का एक्सट्रैक्शन सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है हमारे केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट से, जेईई में और नीट में नहीं, एडवांस में ओनली है। लेकिन यहां लिख दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहां पे इन्वॉल्व है मेटल के एक्सट्रैक्शन में, वो आपको पढ़ना है। मतलब सिल्वर और गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं साइनाइड प्रोसेस से करते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है, वो पढ़ना है। तो मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा और उस पर फोकस कीजिएगा कि उससे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा। अगला बायोलॉजिकल सिस्टम, जहां जहां बायोलॉजिकल मीन्स जो हम लोग का ह्यूमन ब्लड है वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या जितने भी हमारे प्लांट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, वो भी मैग्नीशियम में कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग का ब्लड जो है हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके बारे में पूछेगा, तो पूछ देगा क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, नेम पूछेगा सेंट्रल एटम का। तो कॉम्प्लेक्स का नाम आपको पता है तब काम कर लोगे, आपको सही आंसर आ जाएगा। आपको लगेगा तो जीके जी से क्वेश्चन है, लेकिन जीके जीएस का है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए सिलेबस को प्रॉपर्ली एनालाइज किए बिना आप कभी भी किसी एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर ही नहीं सकते हो, इसलिए इस पर फोकस करो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक के सिलेबस में क्या क्या है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो 13 नंबर चैप्टर हुआ, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह जो चैप्टर टॉपिक है वो पहले इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से इस सेक्शन से वन क्वेश्चन फिक्स्ड है, मोर देन वन भी आ सकता है। पहले तो प्यूरिफिकेशन का मेथड है, लिक्वेशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड,
हमारा और हमारा इसके अंदर जितना भी प्यूरिफिकेशन का टेक्निक होता है, एडजॉर्प्शन मेथड, वो सब के सब इसके अंदर आ जाता है। हमारा क्रोमेटोग्राफी जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ये सब डिस्टिलेशन मेथड, ये सब इसके अंदर आता है और इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर वो आप टॉपिक जानते हो, बिना किसी मेहनत के आपका आंसर करेक्ट होगा। नहीं जानते हो तो छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है कि कार्बन का, नाइट्रोजन का, हैलोजन का, फास्फोरस का आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है और क्वांटिटेटिव दोनों। ये भी पता करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और हैलोजन, ऑक्सीजन कितना % प्रेजेंट है, और ये भी पता करना है कि कैसा है कि नहीं, दोनों पढ़ना है। उसके बाद आता है कि ये सेक्शन का मैं वीडियो कंप्लीट बना दिया हूं, इसको तो पहले थॉरो करना पड़ेगा। 1 घंटे में नहीं होगा, 3 घंटे का वीडियो करोगे तब तो क्लियर होगा। उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर पूरा वो जितना भी नोमेनक्लेचर है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, आइसोमेरिज्म है, वो सब इसके अंदर आ जाता है इस सेक्शन के अंदर। जो जीओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जीओसी एक तरह से है, राइट। तो इसमें 1 घंटे का मैं वीडियो बना दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर दूंगा, उससे ही क्वेश्चन लगभग आता है हर साल। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सेक्शन में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उस पर बहुत फोकस रहता है। मैं इसके 1 आवर का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आप मुझे पूरी तरह से फॉलो करो यूट्यूब पे, और मेरे वीडियो को रेगुलरली 20 से आपको पर डे वीडियो 1 घंटे का मिलता। अभी जो बनाया वो रेगुलर है, आपको मिल ही रहा है, लेकिन 20 से ये सब सेक्शन जो नहीं बनाया हूं वो आपको मिलता जाएगा। रिवाइज करते रहो, मींस 10 जनवरी तक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फॉलो करो मुझे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, ये बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हम लोग हैलोल्केन, हैलोडिन्स बोलते हैं। इससे बोर्ड से लेकर के जेईई मेन में, दोनों में, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारा यह सेक्शन। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड टोटल आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसके अंदर एमीन, अमाइड सब आ जाता है। उसके बाद बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स पे भी फोकस करना है। बायोमोलिकुल्स का 1 घंटे का इसका वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें न्यूली एडेड टॉपिक जो हार्मोन्स है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको पता है तो करेक्ट करोगे, नहीं पता है छोड़ना पड़ेगा। और 1-2 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर बाहर हो जाओगे। 100% जिसको लाना है उसको कुछ भी नहीं छोड़ना डिजर्व नहीं करेगा। और मैं अपने इस 20 डेज रिवीजन प्रोसेस, महा रिवीजन जो शुरू करने वाला हूं, इसमें 100% कंप्लीट होगा। फॉलो करोगे तो 100% लाना कोई मुश्किल काम नहीं है केमिस्ट्री में। अब अंतिम जो हमारा है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या किया है कि ये जो पूरे 19 चैप्टर्स में जो सिलेबस को रिमूव किया है, या सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया, उस सरफेस केमिस्ट्री के एक पार्ट को लियोफोबिक लियोफिलिक सॉल्यूशन यहां पे दे दिया है, उसका मैं वीडियो बना दिया हूं। उसी तरीका से एक सॉल्ट एनालिसिस, उसी तरह एक टॉपिक करके 20 चैप्टर के अंदर कम से कम 15 सब टॉपिक्स है। उस 15 सब टॉपिक्स का मैं वीडियो बना दिया हूं और उसको ग्रुप में डाल दिया है, वो डाउनलोड कर दिया है यूट्यूब पे अपने, उसको फॉलो करो। न्यूली एडेड टॉपिक के तौर पे मेरा प्लेलिस्ट में है वो, उस टोटल को करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन किसी एग्जाम में तो 5 क्वेश्चन भी रहता है। अगर बच्चे इस सेक्शन को छोड़ के चला गया है तो बेचारा ऐसे ही लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो आप कुछ भी छोड़ना डिजर्व नहीं कर सकते हो जेईई मेन के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक नहीं लाइक किए हो चैनल को तो लाइक करो, और मेरे व्यूज को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तक स्प्रेड करो, मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।